students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I'm Gauri Jadoo, an economics educator, and today we are going to solve most important questions of your chapter index number. So index number as compared to correlation तो काफ़ी easy था हमारे लिए. हमने इसके बहुत सारे questions already कर लिए हैं. उसके अलावा भी जो मुझे कुछ important questions लग रहे ज़्यादा नहीं है, because already NCERT solution से बहुत सारे questions हमने करे, around 22 questions हमने करे हैं, तो वही important हो जाएंगे. उसके अलावा जो around मुझे 7-8 questions ज़्यादा important लग रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उसको मैंने इंक्लूड किया आज के सेशन में. बाकी प्रैक्टिकल पोर्शन में ऑलरेडी बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं. तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा अपना चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. हमारे दो चैनल्स हैं, एक इंग्लिश मीडियम, एक हिंदी मीडियम. इंग्लिश मीडियम चैनल पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक. यहाँ पे आपको CBSE बोर्ड देखने को मिल जाएगा. वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लास 6 टू क्लास 12. वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. तो आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर. एंड स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स. उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं. क्लियर? आगे बढ़ें जल्दी से. सो टुडे स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर इंडेक्स नंबर. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1. Simple aggregative method is not influenced by the magnitude of the prices. Defend or refute. डिफेंड का मतलब होता है कि आप एग्री कर रहे हो, रिफ्यूट का मतलब है कि आप एग्री नहीं कर रहे हो. आपको बताना है. देखो, सबसे बड़ी दिक्कत मैंने यही देखी है स्टूडेंट्स में कि वो उनका क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन वीक है एंड वोकैबुलरी बहुत अच्छी यूज हो रही है आजकल CBSE में. आप स्टेटमेंट पढ़ के उसका मतलब ही नहीं समझ पा रहे हो तो आप आंसर कैसे करोगे? सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों के उसमें ही हो गया. बिकॉज आई ऑल्सो टीच इन स्कूल एंड रिमेंबर कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम इसका मीनिंग क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा है. राइट? क्योंकि CBSE ने लिटरली अपना लैंग्वेज का जो पैटर्न है चेंज कर दिया है. वो एग्री डिसएग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हम डिफेंड एंड रिफ्यूट रखेंगे. तो आधे बच्चे तो ये डिफेंड रिफ्यूट कैसे लिखना यही नहीं समझ पाते. तो आज हम बता देंगे आपको, तो आप इसको सीख लीजिए, जो आपको अपने बोर्ड्स में भी जब आप नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो आपको फॉलो करना है. तो सबसे पहले दिस गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड, यानी आप मना कर रहे हैं स्टेटमेंट के लिए. तो जो भी स्टेटमेंट गिवन है, सबसे पहले आपको ये स्टेट करना पड़ेगा, अपना ओपिनियन स्टेट करना है कि आप उससे डिफेंड कर रहे हो या रिफ्यूट कर रहे हो. इसके हो गए अपने 1 नंबर, बाकी एक्सप्लेनेशन के हो गए 2 नंबर. तो कितने मार्क्स का बन गया आपका? 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया. इस तरीके से मार्किंग स्कीम बनती है. तो हम कई बार होता है स्टूडेंट्स इसको स्किप ही कर देते हैं और अपना समझाने लगते हैं. तो क्या होगा? अब समझाने लग रहा हो, समझ नहीं आ रहा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 दे देंगे बस. तो जो 3 नंबर का अपना मार्क्स का रहता है पेपर, उसमें से आपने 1.5 दान में दे दिए क्योंकि आपने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, समझा नहीं. क्लियर? तो ये चीज़ें नहीं करनी है. सबसे पहले सिंपल एग्रीवेटिव मेथड इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्राइसेस. तो ये गलत है, बिकॉज सिंपल एग्रीवेटिव मेथड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्राइसेस. इट मीन्स हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ग्रेटर इज द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडेक्स नंबर. देखो, अगर हम बात करेंगे, इंडेक्स नंबर का ही मतलब ही होता है कि आप मैग्नीट्यूड को स्टडी कर रहे हो. एंड मैग्नीट्यूड को आप कैसे स्टडी करते हो? टाइम के बेसिस पे एंड लोकेशन के बेसिस पे. हम देखते हैं कि यार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड लोकेशन कितने प्राइसेस में चेंज आ गया है. तो भाई आप कैसे बोल सकते हो कि वो मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस से इफेक्टेड नहीं है? इसलिए भाई हम स्टेटमेंट को बिल्कुल गलत मानते हैं. डिफेंड कब करते हो? जब हम डिफेंड कब करते हैं? जब हम सही हैं, हम तभी तो खुद को डिफेंड करते हैं ना. तो डिफेंड क्या है? व्हेन यू एग्री विद द पॉइंट. एंड रिफ्यूट क्या है? व्हेन यू डोंट एग्री विद द पॉइंट. क्लियर? सो ग्रेटर इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडेक्स नंबर. सो हाई प्राइस कमोडिटीज रिसीव ग्रेटर वेटेज देन द लो प्राइस्ड कमोडिटीज. तो हम ये बोल सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल एग्रीवेट मेथड में इन्फ्लुएंस दिखता है हमें प्राइसेस का. आप ये बोल नहीं सकते कि नहीं दिखता, इसलिए स्टेटमेंट को मैं रिफ्यूट कर रही हूँ. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट. Done? Okay. Next question. Question number 2. Certain difficulties have been faced while constructing consumer price index. Do you agree? क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बनाने में दिक्कतें आती हैं क्या? आप इससे एग्री कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो, न्यूट्रल रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है, आपको इसको मेंशन करना है. देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो फॉर्मूला है बिल्कुल लास्ट पेयर्स मेथड की तरह रहता है. एंड जो भी आप प्राइस इंडेक्स बनाओगे, स्टैटिस्टिक्स में सब चीज़ों में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी तो आनी है भाई. तो हाँ, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी रहता है. कौन कौन सा रहता है? प्राइसेस यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर द रिटेल प्राइसेस. हमें पता है कि इसको ऐसे समझना है. 2 हमारे पास रहता है. एक रहता है मेरे पास रिटेल प्राइस इंडेक्स और एक मेरे पास रहता है होलसेल प्राइस इंडेक्स. क्लियर?
रिटेल प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स मेरे पास रहता है। जब मैं रिटेल प्राइस इंडेक्स के बारे में बात कर रही हूँ, रिटेल प्राइस इंडेक्स कहीं ना कहीं हमें पता है कि एक चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास रहती है कि मैन्युफैक्चरर सामान देता है होलसेलर को, होलसेलर से सामान जाता है रिटेलर के पास, एंड रिटेलर से सामान कहाँ जाता है, कंज्यूमर के पास। तो सबसे ज़्यादा कंज्यूमर से कौन एक तरीके से इंटरेक्ट करता है, वो रिटेलर्स। तो इसलिए हम इसमें CPI इसके अंदर आता है, जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं। वहीं पे जब मैं बात करती हूँ होलसेलर प्राइस इंडेक्स की, यहाँ पे यूजुअली आपको दिखेगा, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखेगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखेगा। तो जब मैं बात कर रही हूँ रिटेल प्राइस इंडेक्स की, इसी के अंदर मेरे पास आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो सबसे बड़ी दिक्कत इसमें हमें ये क्या दिखती है कि रिटेल जो है ना, रिटेल के जो प्राइसेस निकालना आसान नहीं रहता, होलसेल के प्राइसेस निकालना आसान होता है। इसलिए जनरल लेवल पे हम लोग WPI का यूज़ करते हैं इन्फ्लेशन रेट निकालने के लिए, ना कि CPI का। यूज़ आप दोनों कर सकते हो, लेकिन लोग प्रिफर किसको करते हैं, WPI को, बिकॉज रिटेल प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करना, सारे प्राइसेस को इंकलकेट करना बहुत मुश्किल होता है। सो prices used in the construction of the cost of living index includes retail prices which vary from shop to shop, location to location, consumer to consumer. Therefore, index number prepared on such prices cannot be used for comparison and cannot be generalized. Next, it includes so many commodities of unstable quality which cannot be used at a different point of time. देखो रिटेलर से तो हम बोल देते हैं भाई एक थैली तेल दे दे, एक थैली हमें ये दे दो, कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं रहता। रिटेलर से तो हम, क्योंकि घर जैसी बात हो जाती है, अरे भाई ये दे दो, है ना। लेकिन होलसेल से क्या होता है ना, बिजनेस पर्सपेक्टिव से पता चल जाते हैं प्राइसेस। तो कंट्री वाइज अगर मुझे कुछ कैलकुलेट करना है, कुछ इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है, तो मेरे पास होलसेल प्राइस इंडेक्स बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। Clear? Take a screenshot of this one. The ratio of expenditure on different commodities at different point of a time by various persons are not same. क्योंकि रिटेलर्स अलग अलग रहते हैं, रिटेलर्स के कस्टमर से रिलेशंस अलग रहते हैं। किसी को भाई वो 5 रुपये सस्ता दे देता है, किसी को 5 रुपये महंगा बढ़ा के देता है, बिकॉज कोई या रोज़ उनसे सालों से उनके कस्टमर है तो थोड़ी रियायत दे दी। तो मतलब अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग रेंजेस पे सामान मिलता है, तो एक स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस नहीं है, तो उसमें से स्टडी करना किसी चीज़ को बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। Done? Question number 3. Manipulations are not possible in the case of index numbers. Comment. ये क्वेश्चन आया है, जो मैंने आपको लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर से पढ़ाया है, वो आपको देखना है। क्लियर? सोचिए क्या हो सकता है, क्या है, क्या ये चीज़। कमेंट का मतलब है आपको बताना है आप इससे एग्री कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो, क्या है, आपको क्या समझ आ रहा है इस स्टेटमेंट से, आपको मुझे बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट। मैनिपुलेशंस क्या पॉसिबल है क्या इंडेक्स नंबर्स में। सबसे बड़ी अगर हम दिक्कत की बात करते हैं तो आर नॉट पॉसिबल, तो बिल्कुल, क्योंकि मैनिपुलेशन बिल्कुल पॉसिबल है। ये लिमिटेशन है जो हमने पढ़ा है किसका, इंडेक्स नंबर का। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, बिकॉज स्टेटमेंट में क्या लिखा है, आर नॉट पॉसिबल, हम कह रहे हैं पॉसिबल है, राइट। तो हमें क्या देखना है, द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इंडेक्स नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन सच अ मैनर सो दैट द डिजायर्ड रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन। Such a manipulation can be done by choosing a particular base year, a particular group of commodities and a specific set of prices. Clear? इसलिए मैनिपुलेशन बिल्कुल पॉसिबल है, एक लिमिटेशन है इंडेक्स नंबर की, तो हम ये बोल ही नहीं सकते कि नॉट पॉसिबल है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। Index numbers measures the changes in the variable under study. Name some of the variables in which the changes are studied. हम सभी को पता है कि इंडेक्स नंबर तो मैग्नीट्यूड देखता है, रिलेटिव चेंज के बारे में देखता है, टाइम एंड लोकेशन के बेसिस पे कंपेयर करता है, एंड हमने उसमें डिफरेंट टाइप्स पढ़े हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि इंडेक्स नंबर्स को मेजर किया जा सकता है चेंजेस के अंडर स्टडी। हमें बताना है कि कौन कौन से हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स हैं। तो सम ऑफ द वेरिएबल्स इन विच चेंजेस आर स्टडीड विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स आर। अगर आपको याद है, जो फर्स्ट सेशन मैंने आपका इंडेक्स नंबर में लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, एंड इंडेक्स नंबर के कुछ एग्जांपल्स आपको लिखवाए थे, वो एग्जांपल्स ही आपसे पूछ रहे हैं। तो पहला क्या होगा, प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज लाइक व्हीट, गोल्ड, स्टील, कंज्यूमर गुड्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, फैक्ट्री प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, हमने इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंडेक्स नंबर कैसे निकलता है ये भी हमने देखा है।
नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, वेज स्ट्रक्चर, कि वेज स्ट्रक्चर को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है होलसेल प्राइस इंडेक्स से, हमने ये भी देखा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग हमें पता चलता है, रिटेल प्राइस इंडेक्स के बारे में पता चलता है। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं एंड फ्यू ऑफ देम आर गिवन ओवर हियर। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिस्टर अशोक वॉज गेटिंग 400 in the base year and 800 in the current year. If the consumer price index is 350, then what extra amount is required for maintaining the earlier standard of living? आप सभी को पता है कि परचेजिंग पावर एक चीज़ होती है। परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है? अगर मैं कोई चीज़ को आज खरीदना चाह रही हूँ तो मेरे पास कितना पैसा है, वो विद इन मेरी अफोर्डेबिलिटी के है कि नहीं। सपोज अगर हम मान के चल रहे हैं कि 2011 में किसी की सैलरी है 10,000, अगर कोई वो 1,000 का कोई एक आइटम परचेज करना चाह रहा है तो अपनी सैलरी में वो इस आइटम को कितनी बार परचेज कर सकता है? 10 बार। ठीक है। अब सपोज सेम चीज 2019 में उस इंसान की सैलरी हो गई 24,000। ठीक है, 24,000 एंड उसका जो प्राइस था वो कितना हो गया? 3,000 हो गया। जो पहले कमोडिटी 1,000 की मिल रही थी अब वो 3,000 की मिल रही है। तो अब वो इंसान कितना, उसको कितनी बार खरीद सकता है? अब तो उसको सिर्फ 8 बार ही खरीद पाएगा। तो पहले जब वो कम कमा रहा था तो वो ज्यादा खरीद पा रहा था, अब वो ज्यादा कमा रहा है फिर भी कम खरीद पा रहा है, मतलब इन्फ्लेशन हो गया है। तो उसकी एक्चुअल सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए थी? उसकी होनी चाहिए थी सैलरी 30,000, तभी तो वो 10 यूनिट को परचेज कर पाता, तो अपने पहले जैसा परचेज कर पा रहा था। तो हमें समझना है कि सैलरी बढ़ रही है तो उतनी बढ़नी चाहिए कि हम पहले जितना अफोर्ड कर पा रहे थे आज भी उतना अफोर्ड कर पाएंगे, तभी हम बोल सकते हैं कि मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। अदरवाइज आपका कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ रहा, आप डिफ्लेशन वाले जोन में जा रहे हो। क्लियर? तो सिमिलरली इसमें भी हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। सो फॉर द फॉर्मर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अशोक शुड गेट सैलरी इन द बेस ईयर। बेस ईयर में उसको कितनी सैलरी मिल रही थी भाई? डिवाइड करना पड़ेगा आपको, डिवाइडेड बाय किससे करोगे? 100 से, इनटू आपको करना पड़ेगा CPI। तो सबसे पहले आप देखो कि बेस ईयर में उसको कितनी सैलरी मिल रही थी? 400 मिल रही थी। बाद में उसको कितनी मिलेगी? बाद में उसको मिलेगी 800। अपन को चेंज देखने के लिए चाहिए रहेगी, लेकिन हमें CPI कितना गिवन है? 350। डिवाइड कर दो आप 100 से, तो बेसिकली हमारा कितने वैल्यू आ जाएगा? 1400। ये जो 1400 आया है ये भी करंट उसका आया है, तो 1400 से माइनस कर दे 400 को, तो कितनी वैल्यू आ गई? 600। तो मतलब 600 और अमाउंट नीडेड है अगर वो अपना सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना चाह रहा है तो। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। डन? समझ गए? तो सबसे पहले क्या करना है आपको? सैलरी इन द बेस ईयर करना है इंटू CPI डिवाइडेड बाय 100। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। गिव द लिमिटेशंस ऑफ सिंपल एग्रीवेटिव मेथड ऑफ कंप्यूटिंग इंडेक्स नंबर। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सिंपल एग्रीवेटिव मेथड? क्या होते हैं सिंपल एग्रीवेटिव मेथड जिसमें हम लोग रिलेटिव वगैरह निकालते हैं? तो स्टूडेंट सबसे पहले तो क्या आएगा? ऑल्दो कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर इज क्वाइट सिंपल व्हाइल यूजिंग दिस मेथड येट इट इज नॉट ऑर्डिनरली यूज। बहुत सिंपल मेथड है लेकिन फिर भी अधिकतर लोग इसको यूज क्यों नहीं करते? इसके कुछ लिमिटेशंस होंगे। पहला क्या है? ऑल आइटम्स आर गिवन इक्वल वेटेज। सबसे पहले तो सारे आइटम्स को इक्वल वेटेज दे दिया जाता है, तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट कर देता है सिचुएशन। सेकेंड, दिस मेजर ऑफ इंडेक्स नंबर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइटम्स विच आर हाईली प्राइस, यानी एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड रहता है। ठीक है, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। फिर नेक्स्ट क्या है? दिस मेथड इज अफेक्टेड विद द चेंज इन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। Index number computes when the price of wheat is expressed in per kg will be different from the index number computed when the price of the wheat is expressed in per quintal। तो इसमें वेरिएशंस आते रहते हैं, तो हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, तो सबसे बड़ा लिमिटेशन हमारे पास वही है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। डन? Okay. Next we have is question number 7.
Simple average of price relative method is computing index number suffers from certain limitations. Enumerate those limitations. You can see the vocabulary, you can see the framing of the sentences. Enumerate, elucidate, डिफ्यूट, रिफ्यूट, सो डिफेंड, रिफ्यूट, ऐसे वर्ड्स क्यों यूज करे जा रहे हैं? बिकॉज आजकल सीबीएसई ऐसे टर्म्स को यूज करने लग गया है. दैट इज वाई हम भी भाई इस पे फोकस कर रहे हैं कि हम भी इसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएं, कि आपको सिखा पाएं कि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं. तो सबसे पहले तो सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड, इसके क्या हमारे पास रहते हैं? अब यहाँ पे प्राइस रिलेटिव कैसे निकलता है? P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100. अगर सिंपल वाला रहता है उसमें अपन कुछ नहीं करते, समीशन ऑफ P1 कर देते हैं, समीशन ऑफ P0 कर देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं. ये हमारा सिंपल वाला रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं अनवेटेड. लेकिन एग्रीवेटिव मेथड में क्या होता है? मुझे प्राइस रिलेटिव निकालना रहता है, जहाँ पे मैं समीशन ऑफ P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100 करती हूँ. तो मतलब मैं जब सारे कमोडिटीज़ का ये वाला निकाल लूँगी उसके बाद समीशन करके होता है, तब वो मेरा फॉर्मूला बनता है. So this measurement is not affected by the change in the units of measurement or by the extreme values. However, it is the following. There are certain limitations. पहला क्या है? This method also gives equal weights to all the items and thus ignores their relative importance in the group. तो यहाँ पे क्या है? अगेन हम लोग सारी चीज़ों को अगर हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑल इक्वल वेट्स दे रहे हैं, तो जो एक रिलेटिव इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती. This method uses arithmetic mean of computing average which is not suitable for studying index number because index numbers में हम लोग को extreme value से affected नहीं रहना चाहिए, लेकिन इस केस में हो रहा है. Clear? Take a screenshot. Done? Question number 8. Write any 3 uses of index numbers, especially in economics. इकोनॉमिक्स में ही पढ़ रहे हैं हम इंडेक्स नंबर्स के बारे में, स्टैटिस्टिक्स में, तो आपको बताना है कि इंडेक्स नंबर का कहाँ यूज़ होता है. इन्फ्लेशन के लिए यूज़ हो रहा है, हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए यूज़ होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के लिए होता है, ठीक है, सेंसेक्स में यूज़ होता है, स्टॉक मार्केट में यूज़ होता है. कितने यूजेस हैं भाई इंडेक्स नंबर के? सोच के जल्दी से बताओ. और कौन कौन से यूजेस होते हैं मेरे पास इंडेक्स नंबर के? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है दैट व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स स्पेशली इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में क्या क्या निकालते हो? इन्फ्लेशन निकालते हो, डिफ्लेशन निकालते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ते हो ना आप. तो ये क्या है? यहाँ पे भी तो इन्फ्लेशन की ही बात हो रही है. तो सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स व्हाट आर द यूजेस? सबसे पहले जो इंडेक्स नंबर होते हैं हमें हेल्प करता है वैल्यू ऑफ मनी निकालने के लिए, परचेजिंग पावर में. इसलिए हम लोग इंडेक्स को क्या बोलते हैं एक तरीके से? बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो वो चीज़ हमारे पास आती है. सेकेंड क्या है? These numbers are used to measure level of economic activities like import, export, production and your population, जो मैंने अभी आपको बताया. तो इन सारी चीज़ों के लिए भी बिल्कुल हमारा इंडेक्स नंबर यूटिलाइज होता ही होता है. सेकेंड क्या है? These numbers are helpful in evaluating economic policy. Index number helps in knowing the effect of the export import policy. तो हर तरीके से इंडेक्स नंबर हमें हेल्प करता है. टेक अ स्क्रीनशॉट. क्लियर? तो सबसे पहले अगर अपने पास लॉन्ग आंसर टाइप में ऐसा क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले इंडेक्स नंबर का समझाओ कि इंडेक्स नंबर क्या स्टडी करता है? मैग्नीट्यूड स्टडी करता है, जिसमें वो रिलेटिव चेंज के बारे में बात कर रहा है. रिलेटिव चेंज किसके टर्म्स में बात कर रहे हैं? टाइम को कंपेयर करके और लोकेशन को कंपेयर करके. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? बेस ईयर वर्सेस करंट ईयर को कंपेयर करते हैं. ये करने के बाद हमारे पास पूरा डिफाइन हो जाता है इंडेक्स नंबर. अगर मैं यूजेस की बात करती हूँ, ये हमें इन्फ्लेशन को स्टडी करने में हेल्प करता है, ठीक है, हम लोग को इकोनॉमिक्स में हेल्प करता है, ठीक है, बिजनेस में हेल्प करता है, इकोनॉमिक प्लानिंग में हेल्प करता है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है, बैरोमीटर है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, ठीक है, परचेजिंग पावर को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, वेज डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है. बहुत सारे पॉइंट्स हैं अपने पास,
ठीक है, पहला क्या है, इन्फ्लेशन को हमें एक तरीके से डिफाइन करने में हेल्प करेगा, इकोनॉमिक्स में हमें हेल्प करता है, बिजनेस में हेल्प करता है, इकोनॉमिक प्लानिंग में हेल्प करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बनाने में हेल्प करेगा, परचेजिंग पावर को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, वेज डिटर्मिनेशन में हमें हेल्प करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फोरकास्टिंग में हेल्प करेगा। रुको भाई, पहले तुम लोग को स्क्रीनशॉट लेना था इसका, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका। डन। डिमांडिंग और सप्लाई का फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में, क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विद द करेक्ट ऑप्शन इन द कॉलम 2। आपको करेक्ट ऑप्शन के साथ इसको करना है, हो सकता है कि सारे सही हों, हो सकता है सारे गलत हों। ऑप्शंस हैं क्या हमारे पास कि नहीं, कोड्स हमारे पास गिवन है, ए बी सी डी सारे ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। ओके, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड गिवन है, पास्ट टेस्ट इंडेक्स नंबर गिवन है, लास्ट पेस मेथड गिवन है, फैमिली बजट मेथड भी मुझे गिवन है, एंड सिंपल एग्रीगेटिव मेथड भी गिवन है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आजकल अपने सीबीएसई में, जहाँ पे क्या होता है, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना, सीबीएसई एक नंबर में ही कम से कम तुमसे 5 कॉन्सेप्ट पूछ लेती है, तो बच्चों को ये नहीं लगेगा कि हम इतना पढ़ के आए थे कि सिलेबस में से यही आया, सब आता है सिलेबस में से, कोई 1 नंबर के लिए आ जाएगा, कोई 2 नंबर के लिए आ जाएगा। किसी बच्चे ने हो सकता है एक मेथड में पूरी जान लगा के 5-6 क्वेश्चंस करे हों, लेकिन सिर्फ एक फॉर्मूला आ गया। सो नीड टू अंडरस्टैंड कि थोड़ा पैटर्न बदल गया है, खुद को भी स्मार्ट करो, बिकॉज सीबीएसई बहुत आगे निकल चुका है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो मेथड अपन को इजी लग रहा है, फैमिली मेथड भी मुझे अलग से समझ में आ रहा है कि फैमिली मेथड कौन सा है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में यानी बहुत आसानी से हमने सारी चीज़ों को पढ़ा है। मैं आपको सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का भी एग्जाम्पल भी समझा के आई हूँ, जहाँ पे मैंने आपको पूरा फॉर्मूला भी लिखा था। सोचिए क्या है, आप लोग एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए, ये आपको फर्स्ट वाला किसके लिए लग रहा है, ए के लिए लग रहा है, बी के लिए लग रहा है, ए के लिए लग रहा है, बी के लिए लग रहा है, बताइए। अच्छा मुझे ये तो बता दो, लास्ट पेस मेथड आपने देखा है, उसमें क्या होता है, लास्ट पेस मेथड में बेस ईयर के उस पर कैलकुलेट करती हूँ, करंट ईयर के उस पर कैलकुलेट। सबसे पहले देखो ये दो तो मुझे इतना समझ में आ गया है कि या तो ये पास्ट ईयर का है या तो लास्ट पेस का है, इतना मुझे समझ में आ गया है। मैंने आपको बताया है कि लास्ट पेस को कैसे याद रखना है, लास्ट यानी बेस ईयर के उस पर हम लोग कंपेरिजन करते हैं। तो बेस ईयर वालों के लिए क्या लग रहा है, सी का 2 कुछ लग रहा है क्या मुझे, सी का 2 लग रहा है क्या मुझे कुछ, सी का 2 देखो कहाँ है, लो सी का 2 तो मुझे इस वाली कैटेगरी में गिवन है। एलिमिनेशन टेक्निक से ही पहला मेरा आराम से निकल के आ गया, एलिमिनेशन टेक्निक से निकल के आ गया। देखो मुझे पता है कि जो मेरा लास्ट पेस मेथड है उसमें मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, P1 डिवाइडेड बाई P0 रहता है, समीशन हमारा रहता है, हमें इसको मल्टीप्लाई किससे करना रहता है, बेस ईयर के उससे, है ना। तो बेस ईयर हमारा क्या है, Q0 और Q0 दोनों को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, इंटू हम 100 कर देते हैं। तो ये लास्ट वाला क्या होता है, लास्ट पीएस का, ऐसे समझाया था। फिर हमारे पास पास्ट ईयर्स का आता है, इसमें क्या होता है, सेम फॉर्मूला रहता है, लेकिन मैं करंट ईयर के उस पर कैलकुलेट करती हूँ। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा मेरे पास बी का, यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज 4, यस बी का मेरे पास 4 है, तो बी का मेरे पास 4 आ गया, लास्ट पेस मेथड मेरे पास आ गया 2, सही कह रही हूँ, बी का 4 सी का 2, ठीक है। ए का देखते हैं, सिंपल एग्रीवेटिव मेथड, मैंने हमेशा आपको सिंपल एग्रीवेटिव बताया है, बहुत ही सिंपल मेथड है, बस इससे ज्यादा सिंपल मेथड और क्या होगा तुम्हारा। ये हमने किसमें पढ़ा है, सिंपल एग्रीवेटिव मेथड में पढ़ा है। फैमिली बजट मेथड मैंने खुद आपको बहुत अच्छे से समझाया था, हमने क्वेश्चन भी करा है उसमें, जहां पे मेरा आंसर क्या था, ये क्लियर, समझे, जहाँ पे हम लोग वेटेड उसके थ्रू कैलकुलेट करते थे। सो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर मुझे सिर्फ ये दो भी पता होते, सपोज मुझे सिर्फ यही पता होता, तो सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक से मुझे पता चल जाता कि मेरा जो सी इसका सही ऑप्शन होगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, डन, ओके ठीक है।
तो आपको सिंपल एग्रीगेटिव मेथड मैंने क्या बताया था, ये होता है P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है लास्पेस मेथड, वो मैंने आपको बताया था P1 डिवाइड बाय P0, जिसको बेस ईयर के उस पर कैलकुलेट करते हैं तो वो इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास P1 डिवाइडेड बाय P0, क्लियर। एंड ये होता है मेरे पास Q1 इंटू 100, समझे। तो ये कुछ 3 फॉर्मूलेज हैं जो अपन को याद रखने हैं। फिशर्स मेथड क्या होता है, चलो मुझे बता दो। फिशर्स मेथड दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। फिशर्स मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो अपन को यहाँ से उठाना है, यहाँ डाल देंगे अपन इसकी वैल्यू को, ठीक है। इधर से अपन को ये रब करना है, ये मेरे पास फिशर्स मेथड बन जाता है। क्योंकि फिशर्स मेथड क्या होता है, वो ज्योमेट्रिक मीन निकालता है दोनों का। क्या निकालता है, ज्योमेट्रिक मीन। टेक अ स्क्रीनशॉट। डन, क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो इसलिए स्टूडेंट्स आपको ना ये फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, जो ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार डिस्कस करा चुकी हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं, तो इसके लिए प्रिपेयर रहना है सभी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इधर देखिए, फिर से हमारे पास एक और क्वेश्चन ऐसा है। चूज द करेक्ट, हमें देखना है यहाँ पे बेस ईयर का इंडेक्स देखना है, प्राइस रिलेटिव देखना है, वैल्यू ऑफ द बेस ईयर देखना है, नॉमिनल वेजेस का देखना है। अगेन सिंपल हमारे पास आ रहा है, वैल्यू ऑफ बेस ईयर कैसे निकलता है। बेस ईयर की अगर कोई वैल्यू होती है, हमें इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, मतलब इसमें से कोई एक चीज गलत है। कौन सा गलत लग रहा है आपको। प्राइस रिलेटिव कैसे निकालते हैं, प्राइस रिलेटिव कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सही है इसका बी वाला हमारा गलत हो जाएगा, बिकॉज प्राइस रिलेटिव जो रहता है ना मेरे पास स्टूडेंट्स, प्राइस रिलेटिव मेरा P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 रहता है, ना कि P0 डिवाइडेड बाय P1, इसलिए ये मेरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सही क्या है, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर बिल्कुल हम 100 मान के चलते हैं, बिल्कुल सही है। वैल्यू ऑफ बेस ईयर हम लोग ऐसा ही मानते हैं। वैल्यू ऑफ बेस ईयर कैसे निकलेगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी से तो हमें पता चलता है ना कि कितना प्रोडक्शन हुआ है। अब बेस ईयर का निकाल रहे हैं तो दोनों में 0 0 आ जाएगा, इसलिए बिल्कुल सही है। नॉमिनल वेज कैसे निकलता है, रियल वेज इंटू CPI डिवाइडेड बाय इंटू 100 करना रहता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा गलत हुआ है, ऑप्शन गलत हुआ है मेरा बी वाला। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। तो स्टूडेंट्स यही थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से हमें सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चंस के आने के बहुत चांसेस हैं। एक ही क्वेश्चन में 4-5 कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछ लेते हैं एंड आप लोग कंफ्यूज जाते हो। मैंने जैसे कि आपको बताया कि एलिमिनेशन मेथड से करके देखोगे तो हमेशा सारे आंसर्स, कम से कम अधिकतर क्वेश्चंस आप देखोगे कि आपको उसमें इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड यू स्पेशल 3 कोर्सेज लाइक वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड ई-नोट्स एंड ई-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आप फॉलो कर सकते हो लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपको लगातार मेहनत करनी है, प्रिपरेशन करनी है एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।